Fine student, modern Indian history, lecture number 35. Indian national movement, initial years of गांधी जी in India. तो जब गांधी जी 1915 को आए भारत में, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सत्याग्रह को, और बहुत ही कारगर साबित भी हुआ वहाँ पे। गांधी जी अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर ली है। मोहनदास करमचंद गांधी से वो महात्मा गांधी की बनने की, है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हैं साउथ अफ्रीका में। तो भारत में क्या इसका असर पड़ा, भारत में कैसे मूवमेंट को लॉन्च किए हैं, भारत में क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और हम जानते हैं इस बात को कि जैसे वो इंडिया आए 1915, उसके बाद तो गांधी जी पूरा लीड किए हैं मूवमेंट को टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तब तक गांधी जी का संघर्ष चलते रहा है। तो यही चीज़ हम लोग बहुत सुंदर तरीके से इनिशियल फेज गांधी जी का पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 35 में। तो देखो सिलेबस देख सकते हो, 1885 से लेकर 1915 तक ये इनिशियल फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड वी हैव सीन मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, और गांधी जी का साउथ अफ्रीका का भी जो एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधीयन फेज में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से गांधी जी लीड करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, समझ गए ना। हाँ, बट एट द सेम टाइम हमें होम रूल मूवमेंट भी नहीं भूलना चाहिए। उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। जो वह पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद, या एक्सट्रीमिस्ट क्लास का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी था वो ख़त्म होने के बाद, किसी ने जान भरा है मूवमेंट में, कांग्रेस को फिर से जीवन दान दिया है, तो वो होम रूल मूवमेंट ही है स्टूडेंट, समझे। बट यहाँ पे देखो गांधी जी पे बात करेंगे हम लोग। तो गांधी जी का शुरुआत का जो समय था साउथ अफ्रीका में बीता है 1893 टू 1914। उसके बाद जो सेकेंड फेज 1915 से लेकर 1947 तक गांधी जी यहाँ पे भारत में संघर्ष करेंगे। तो देखो, तो थोड़ा सा देखते हैं गांधी जी इन इंडिया सिंस 1915। हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन अमॉन्ग द मासेस। सबको पता था गांधी जी कौन है, ठीक है। मैंने ये बात बहुत पहले भी कहा है तुम लोग को कि गांधी जी इंडिया में आने से पहले ही बहुत बड़े नाम हो गए थे गांधी कि हु इज़ गांधी। गांधी जी जब भारत में आए थे तो उनको बहुत बड़े बड़े लीडर ने उनको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि वाह, कोई आया है, झंडा गाड़ के आया है साउथ अफ्रीका से। सही बात है, जब इस लेवल पे काम हो जाए, किसी ने अचीव किया है, तो उससे ग्रेट होप भी जुड़ता है, मासेस के बीच में भी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, गोपाल इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस के वजह से कह सकते हो कि गांधी जी ने क्या कहा कि 1 साल तक हम पूरा कंट्री में घूमेंगे और अपने हिसाब से देखेंगे कॉमन आदमी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। किसी के सुनने से नहीं, ये होता है लोग सुन के जजमेंटल हो जाते हैं। देखो यहाँ से भी गांधी जी का सीखने वाला चीज़ है। नहीं, हम लोग किसी का बात सुन के बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा हो, मगर गांधी जी ने ये रास्ता नहीं चुना। गांधी जी अपने दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं मासेस को, सीखने वाला चीज़ है यूथ के लिए। ही ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू टेक, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल मैटर पे कुछ भी स्टैंड नहीं लेंगे अभी 1 साल तक कि ये सही है या गलत है, ये तरीका सही है या गलत है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसमें कुछ भी बोलने नहीं जा रहे हैं। क्या किसान का मुद्दा लेना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं जब तक इनका टूर ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये अपने हिसाब से समझ ना लें, समझे। ये केम टू नो अबाउट द लिमिटेशन। हाँ, इनको पता चला कि मॉडरेट पॉलिटिक्स का भी क्या लिमिटेशन है। इंडिया में आए वो भी समझ में आया, और इनको साउथ अफ्रीका में भी समझ में आ ही गया था कि मॉडरेट फेज में जानते हो गांधी जी को कुछ मिला तो खास नहीं, तभी तो ये सत्याग्रह फेज में गांधी जी उतरे और वहाँ पे काफ़ी कारगर साबित रहा था। तो चाहे वो अपने एक्सपीरियंस से हो, चाहे भारत का एक्सपीरियंस हो, तो इन्होंने समझ लिया कि मॉडर्न पॉलिटिक्स ने कोई उस लेवल पे कोई रिजल्ट क्रिएट नहीं किया है, समझ गए। ही वॉज नॉट, देखो होम रूल जो मूवमेंट हो रहा था उसके फेवर में भी नहीं थे ये भी सोचने वाली बात है। एनी बेसेंट जो स्टार्ट की थी, क्योंकि एनी बेसेंट वही 1916 में शुरू की थी, तिलक जी भी किए थे उसी टाइम में। इनफैक्ट तिलक जी पहले किए थे, कुछ महीना पहले किए थे, तो गांधी जी तो आ ही गए थे, मगर गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को। क्यों कहा कि ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, तो ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहिए। तो गांधी जी का भी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है अपने दृष्टिकोण से। गांधी जी का हमेशा मानना था कि यदि दुश्मन यदि कहीं लड़ाई भी कर रहा है तो पीछे से खंजर नहीं घोंपा जाए, उसको समय दिया जाए, फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड वार, फिर हम बात करेंगे उससे।
फिर देगा कुछ ना कुछ राहत। ये इस तरह का सोच रखते थे गांधी जी। इसलिए कह सकते ये भी बहुत ही विडम्बना की बात है ना कि होम रूल एजिटेशन, वही होम रूल मूवमेंट को इन्होंने सहयोग नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, कि लगता था कि ये राइट टाइम नहीं है कि ब्रिटिश से उलझने का। ही फाउंड दैट ओनली टेक्निक विच इज़ कैपेबल ऑफ मीटिंग द नेशनलिस्ट एम वॉज ए नॉन वायलेंट सत्याग्रह। तो इन्होंने अपना जो टेक्निक था उस पर ही इन्होंने जोर दिया है कि सबसे बढ़िया जो तरीका होगा मास एजिटेशन का, अपने बात रखने का, तो वो सत्याग्रह ही हो सकता है। और भी कैसा सत्याग्रह? नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट। तो गांधी जी का फोटो देख रहे हो ना, शुरुआत का फोटो है गांधी जी जब आए थे विथ हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी। अब यहाँ देखो बच्चे लोग, अब तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए फोनिक्स फैमिली है ना, फोनिक्स फैमिली बिल्कुल नटाल में, याद है ना? हाँ, जोनासबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म, टोल्स्टॉय से प्रभावित होकर उन्होंने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया वहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस नटाल नेशनल कांग्रेस बना वहाँ पे। तो वहाँ पे फोनिक्स फैमिली भी है, तो वो चीज़ इंडिया में भी तुमको दिखेगा। देखो, ही वांटेड एन आश्रम, वो एक आश्रम बनाना चाहते ताकि वो अपने फोनिक्स फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल हो सके। फोनिक्स मतलब वही सत्याग्रह वाले जो लोग सब है उसके साथ वो वहाँ पे रह सके। तो फर्स्ट जो आश्रम भारत में जो बना, या जो भारत में जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, तो वो आया कहाँ से वो ज़मीन? तो वो ज़मीन इनके जो दोस्त थे, उनके जो मित्र थे, फ्रेंड बैरिस्टर जीवनलाल देसाई ने उनको गिफ्ट दिया था लैंड, और उसके ऊपर ही इस तरह का आश्रम तैयार हुआ। तो आश्रम कब बना? 25 मई 1915 को बना। उसी को बोलते कोचरब आश्रम, ठीक है, कोचरब जगह का नाम है, ठीक है। और कहाँ पे? अहमदाबाद में ही है। और यही आश्रम बाद में क्या हो गया? सत्याग्रह आश्रम। बट ये आश्रम से भी, क्योंकि ये जो लैंड था बहुत छोटा था, बाद में गांधी जी ने क्या किया कि और भी एक्टिविटी करना है, और भी सत्याग्रही लोग जुड़ेंगे, और भी एनिमल हस्बेंड्री भी करना है ताकि पॉजिटिव रिजल्ट जाए फार्मर्स के बीच में भी। इसलिए ये जगह छोड़ के दूसरा जगह गए, साबरमती आश्रम में। तो साबरमती आश्रम से पहले वाला ये आश्रम है, पिक्चर देख सकते हो, कोचरब आश्रम, ठीक है। सेकंड देखो, तो गांधी जी वही बहुत सारा एक्टिविटी करना चाह रहे थे, फार्मिंग करना चाह रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री करना चाह रहे थे। इसलिए गांधी जी को बड़ा लैंड चाहिए था, बड़ा ज़मीन चाहिए था जो उपजाऊ भी हो। फार्मिंग के लिए उपजाऊ ज़मीन चाहिए आपको। इसलिए 2 साल बाद, यानी कि 1915 के हिसाब से देखोगे 2 साल बाद 1917 में जून 1917 में गांधी जी ने क्या किया? असम को रिलोकेट किया। कितना एकड़ का ज़मीन है? 36 एकड़ का ज़मीन है, जो कि साबरमती रिवर के ऊपर बसा हुआ लैंड ही है। और यहीं से रियल गांधी जी का स्टार्ट होगा स्ट्रगल, और इसी को कहते हैं हम लोग साबरमती आश्रम। तो गांधी जी का जब बात होता है तो साबरमती आश्रम का बात होता है ना स्टूडेंट्स। यहीं से इन्होंने, गांधी जी ने देश को आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा सपना रचा है, विजन बनाया है। आगे देखो क्या क्या पढ़ना है गांधीयन मूवमेंट में, सब कुछ पढ़ना है। ये पूरा पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ही कंप्लीट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये 3 तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, है ना। रोलर सत्याग्रह, खिलाफत और एनसीएम जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे गांधी जी ने नारा दे दिया था डू और डाई। देख रहे हो गांधी जी का कितना भयानक रोल है। आगे देखो, हाँ मुझे बुरा लगता है यदि कोई गांधी जी को खराब बोलता है तो। गांधी जी के इतना 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा लोग का, और जो गांधी जी को बुरा बोलता है उसका सच में एक, चाहे अभी का नेता हो, चाहे अभी का विद्यार्थी हो, चाहे अभी का कोई भी हो, तुम 1% कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जितना गांधी जी कंट्रीब्यूट किए। और तुम बैठ के खाली तुम दिए जा रहे हो, तुमको मासेस से बोलने का समझ नहीं है, और तुम ऐसा आदमी क्रिटिसाइज कर रहे हो जो मासेस के बीच में ही रहा है जीवन भर, चाहे वो साउथ अफ्रीका में रहे हो चाहे इंडिया में रहे हो, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया तो जनता के लिए किया। बताओ तुम उसके ऊपर इतना गंदा गंदा कमेंट करते हो, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसे नेता जो महान आत्मा है, इनके बारे में कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। विवाद हो सकता है, बहुत सारी चीज़ पे आप पसंद नहीं है ना, आपको पसंद नहीं आ सकते हो, मगर एक चीज़ देख के पूरा जस्टिफाई कर देना पर्सनैलिटी को गलत है। इनका संघर्ष देखो ना, किस लेवल पे पॉजिटिव थॉट के साथ वो बढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में जानते ही हो तुम लोग, है ना। ये पैसिव रेजिस्टेंस है, जहाँ पे
जो अपोनेंट्स है, जो आपका एडवर्सरीज है, जिसको आप एनिमी कह रहे हो, उसका दिल जीतना है, उसका दिमाग जीतना है। कैसे? खुद सफ़र करके, खुद अनशन पे बैठ के, खुद हाथ जोड़ के बैठ के, समझे ना? यानी कि आप एनिमी का दिल जीतना चाह रहे हो। एनिमी के लेके मन में आपको हेट्रेड भी नहीं है, गलत सोच भी नहीं है एनिमी को लेके। और एक सत्याग्रही हमेशा फेयरलेस होगा, और सत्याग्रह एक बहुत पावरफुल वेपन है। जितने भी सत्याग्रही होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे और माइंड से बहुत ही स्ट्रांग होंगे। स्टूडेंट देखो, तो नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव है ये, यानी कि वायलेंट तरीके से नहीं होगा ये। यानी कि कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश जो दबा के रखा है इस सोसाइटी को, एक्सप्लॉइट करके रखा है इस सोसाइटी को, इनजस्टिस कर रहा, उसके विरोध में ये नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव मेथड है। यहाँ पे शपथ लिए जाए, ये आइडिया ऑफ प्लेज है कि हम ये जो गलत लॉ है उसके विरोध में लड़ेंगे, भगवान साक्षी बनेंगे, और कोई डर नहीं है, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, चाहे हमारा जान ही क्यों ना चला जाए, हम भगवान को साक्षी लेके हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो गांधी जी का देखो सत्याग्रह का 4 फंडामेंटल पिलर्स। एब्सोल्यूट ट्रूथ, ट्रूथ भी वो रिलेटिव ट्रूथ नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अच्छा, अपने हक के लिए लड़ना ट्रूथ ही तो है। यदि कोई लॉ ही बायस्ड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो लड़ना चाहिए। एब्सोल्यूट ट्रूथ होना चाहिए, एब्सोल्यूट लव भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, समझे ना? एब्सोल्यूट डिसिप्लिन और एब्सोल्यूट जस्टिस, ये जो 4 चीज़ है गांधी जी का, ये फंडामेंटल्स, समझे सत्याग्रह का। एंड सत्याग्रह क्या क्या कर सकते हैं? सत्याग्रही क्या क्या कर सकते हैं? फास्टिंग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, बट पीसफुल हड़ताल, पिकेटिंग कर सकते हैं, एक दुकान सबको घेर सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस भी कर सकते हैं। ये सब तुम्हारा क्या है? फॉर्म्स तरीका है सत्याग्रह करने का। गांधी जी का देखो ग्रेटेस्ट वेपन क्या था? ट्रूथ एंड कॉमन सेंस, सच्चाई और कॉमन सेंस। तो सत्याग्रह एम्स एट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद द मीन्स ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस, यानी कि सही रास्ता को यूज़ करके, पीसफुल रेजिस्टेंस को यूज़ करके अपना बात को मनवाना और दुश्मन का दिल जीतना। अब यहाँ देखो, ये बच्चे लोग पढ़ चुके हो ना? हाँ, मॉडल लेक्चर नंबर 16 में मैंने पिजन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बताया है ये सब चीज़। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पर यूरोपियन प्लांटर्स, ठीक है, यूरोपियन प्लांटर्स 3 कठिया सिस्टम को कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। 3 कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि इंडियन पीजेंट्स को अपना 3/20 जो लैंड है, 3 यानी कि 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट में कम से कम 3 यूनिट जो है वहाँ पे उसको इंडिगो ग्रोन करना होगा, नील का खेती करना होगा। जैसे मान लो कि ज़मीन है, ज़मीन को 20 भाग में डिवाइड करो और उसमें 3 भाग में कम से कम नील का खेती होना चाहिए। और हम जानते हैं कि नील का खेती बहुत डेंजरस है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है, सोइल बंजर हो जाता है, लैंड बंजर हो जाता है। मगर 3 कठिया व्यवस्था तो बहुत पहले से चल रहा था। उस समय क्या हुआ कि जर्मनी में ना, जर्मन सिंथेटिक डाइस कह सकते हो, सिंथेटिक डाइस आना शुरू हो गए, और सिंथेटिक डाइस ज़्यादा बेटर है इंडिगो से। तो यूरोपियन प्लांटर्स का ये जो मार्केट है कि इंडिया से ये लोग यहाँ पे इंडिगो ग्रोन करके बाहर बेचेगा, तो खूब कमाई हो रहा था इन लोग का। तो मार्केट पूरा ठप हो गया, गिर गया मार्केट ये। तो अब ये लोग फोर्स करने लगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्रेशर बनाने लगा पीजेंट्स के ऊपर, किसान के ऊपर, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बिफोर पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स दूसरा क्रॉप्स ना शिफ्ट कर ले, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया किसान के ऊपर, ताकि अधिक से अधिक पैसा कमा ले। क्योंकि अब 3 कठिया सिस्टम से इन लोगों को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो टॉप कंपटीटर है वो क्या है? जर्मन सिंथेटिक फाइबर्स है, टाइस, वही। तो देखो हायर रेंट मांग रहा है, क्योंकि ज़मीन तो किसान का है ना, यही लोग का है, तो रेंट मांग रहा है, इलीगल फालतू का पैसा मांग रहा है, एंड बोला कि जो भी प्रोड्यूस की हो इस दाम में बेच दो। पहले क्या था कि जो प्लांटर्स, जो किसान लोग थे, उनको भी अच्छा खासा रकम मिलता था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अच्छा हो तो पैसा मिलता है किसान को भी। अब तो इंटरनेशनल मार्केट भी कोलैप्स कर गया, मगर यूरोपियंस का इच्छा अभी भी पैसा कमाने वाला ही है। तो किसके ऊपर शोषण करेगा? पीजेंट्स के ऊपर शोषण करेगा। इलीगल ड्यूज मांग रहा है, हाई रेंट मांग रहा है, और बोल रहा है कि फिक्स प्राइस पे हमको दो। तो देखो नुकसान ही नुकसान है तीनों के केस में।
है ना। तो अब देखो राजकुमार शुक्ला जो खुद एक किसान थे, इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए, चंपारण में बहुत बुरा हो रहा है। तो चंपारण गांधी जी आए, है ना। उस गांधी जी जब आए तो गांधी जी तो ऑटोमेटिकली फिगर है, जानते हो गांधी जी तो बहुत बड़े फिगर हैं उस समय भी। तो अथॉरिटी ने गांधी जी को बोला कि तुम भाग जाओ वहाँ से, तुम मत रहो वहाँ पे। तो गांधी जी ने कहा कि नो नो, हम ऑर्डर को नहीं मानते, हम रहेंगे यहाँ पे। आई विल स्टैंड हियर, मैं किसान का मदद करने के लिए आया हूँ, कैसे मैं हट जाऊँगा यहाँ से। और उस समय देखो और भी भारत के जो लीडर्स सब थे, बड़े बड़े लीडर्स कह सकते हो अभी इनिशियल स्टेज में ही लोग, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि परेख, जेबी कृपलानी, ये सब लोग भी शामिल हुए थे, गांधी जी को सपोर्ट किए थे कि वाह गांधी जी आए हैं यहाँ पे, क्या बात है। तो जो लोकल लीडर्स थे, जो आसपास के लीडर्स थे, वो भी आए, गांधी जी को ज्वाइन किए हैं। तो कह सकते हो कि ये गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, क्यों? गांधी जी ने अथॉरिटी का विरोध किया। अथॉरिटी ने क्या बोला कि तुम जाओ यहाँ से, ये ऑर्डर हुआ, और यदि इस ऑर्डर को हमने नहीं माना तो क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस। सिविल मतलब आपका बात नहीं मानेंगे, सिविल ने, पब्लिक ने बात नहीं माना, दैट्स कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो गांधी जी ने पहला एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बात समझो। बाद में अथॉरिटी हट गया, अथॉरिटी को लगा कि इसको यदि जेल में पकड़ के हम डाल देंगे तो ये आदमी और पॉपुलर हो जाएगा, ये और फेमस होगा, फिर दूसरी जगह से मांग उठेगा कि इसको हटाओ जेल से, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इसलिए अथॉरिटी ही पीछे चला गया। मतलब कहने का मतलब अथॉरिटी जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से वो मुंह के बल गिरा है और पीछे हुआ। इनफैक्ट एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाया गया था, उसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया, सोचो। तो बाद में गांधी जी ने अथॉरिटी को कन्विंस कर दिया, ठीक है एक तो 3 कठिया सिस्टम खत्म करिए, बहुत गंदा सिस्टम है ये। दूसरी बात ये है कि जो पैसा लिया है यूरोपियन प्लांटर्स ने, इलीगल ड्यूज जो लिया है, उसमें कम से कम अब 25% तक कंपनसेट कर दीजिए, 25% तक। अरे गांधी जी बीच का सोल्यूशन लेके आते थे। गांधी जी का हमेशा जो सोल्यूशन था वो बीच का सोल्यूशन था। जैसे जो फार्मर्स वो ज़्यादा डिमांड कर रहा था कि ज़्यादा हमारा वो जो पैसा लिया है ज़्यादा वापस होना चाहिए, और अथॉरिटी है वो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है, समझ ना। तो बीच का रास्ता निकालेंगे गांधी जी को, अथॉरिटी को भी बुरा नहीं लगे और इसको भी बुरा नहीं, इसका भी बात हो जाए उसका भी बात हो जाए, तो इसलिए 25%। देखो, the pigeons to be compensated for illegal dues. As a compromise, he agreed for only 25% money taken to be compensated. यानी कि 100 रुपया लिया है इलीगल ड्यूज सब इन लोग से, तो कम से कम 25 रुपया फिर से लौटा दिया जाए। किसको? किसान को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो गांधी जी लड़ नहीं रहे, बढ़िया समझना, ये गांधी जी का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। किसी एक को नाखुश नहीं कर रहे हैं, गांधी जी बीच का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। 100% नहीं मिलेगा, 25% मिलेगा, इससे कम से कम राहत तो मिलेगा किसान को। और 3 कठिया सिस्टम ऑल टुगेदर एबोलिश्ड। इसी को डिटेल में समझो। यहाँ पे दिया गया ना कि एक लोकल इंडिगो प्लांटर थे राजकुमार शुक्ला, वो भी प्रभावित थे ब्रिटिश प्लांटर्स एट्रोसिटी की वजह से। तो गांधी जी को इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, प्रॉब्लम को देखिए। गांधी जी वहाँ पे गए, है ना, उन्होंने बात नहीं माना। तो इसका मतलब क्या है कि उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने तैयार कर दिया वहाँ पर। ठीक है, बाकी सब दिया गया है, पढ़ लेना इस चीज़ को। आगे देखो, जो लीडर्स थे, और भी लीडर्स थे इनफैक्ट, यहाँ पे डिटेल में है तुम्हारा, मजरुल उल हक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि परेख थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुराग नारायण सिन्हा थे, रामनवमी प्रसाद थे, है ना, शंभू शरण वर्मा थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और क्या हुआ है तो बच्चों ने बता दिए ना, विद इन अ डिकेड द प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया। बताओ, 10 साल के अंदर प्लांटर्स वहाँ से छोड़ कर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपना फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लड़ा और जीता भी है। अब इसके बाद गांधी जी किस लेवल पर पॉपुलर हो गए होंगे सोचो। तो लोगों को लगने लगा, विश्वास लगने लगा कि ये आदमी हमको न्याय दिला सकता है, पॉपुलैरिटी बढ़ते चला जाएगा इनका। तो ये गांधी जी का शुरुआत का मूवमेंट सब है। यहाँ पे गांधी जी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे मासेस के बीच में कि यस आई कैन डू इट, बस मेरा टेक्निक से अपनाओ, मिल जाएगा आज़ादी। समझ रहे हो ना, क्योंकि सत्य जीत गए, चंपारण का ये जो जीत गए संघर्ष इन्होंने। अब दूसरा संघर्ष देखो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हाँ, मैं फिर से दोहरा दूँ, ये मैंने मॉड्यूल नंबर 16 में मैंने कवर कर दिया है, लेक्चर नंबर 16 में मैंने पहले ही कवर कर दिया है। पिजन मूवमेंट देख रहे थे तो उस समय कवर कर दिए थे स्टूडेंट, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो,
कॉटन मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद। अब देखो बच्चे लोग, ये 1918 का समय है, इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है तो जानते हो कि थोड़ा इन्फ्लेशन का ही प्रॉब्लम सब होगा, है ना। तो कॉटन मिल ओनर और वर्कर, इसके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि जानते हो कि अब ये लोग क्या बोला कि जो आपको प्लेग बोनस मिल रहा था, प्लेग मतलब वहाँ पे प्लेग जो आया था, महामारी जो सब आया था, तो उसके लिए बोनस बढ़ाया गया था। बोनस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ताकि वो वर्कर सब क्या करे, वो ठीक से अपना गुजर बसर कर सके। सही बात है ना। यदि 100 रुपये तनख्वाह मिलता है और वहाँ पे महामारी आ गया, एक इन्फ्लेशन आ गया, महामारी मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहा था। मगर 1918 में क्या तय हुआ कि हम एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, आपको केवल 20% तक ही देंगे, यानी कि 20% ही इंक्रीज़ करेंगे। पहले अच्छा खासा मिल रहा था, अब बोला कि डिसकंटिन्यू करेंगे, 20% तक आपका सैलरी हाइक कर देंगे, वही हाइक कर देंगे। मगर वर्कर कितना बोल रहे थे, 50% तक। यानी कि गांधी जी का यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। जानते हो ना, बीच का सोल्यूशन लेके आएंगे गांधी जी, ना 20 ना 50, बीच का दो 35%। तो गांधी जी का ये दिखता है हर जगह, ये देखो। तो सिचुएशन खराब हो गया, देखो सिचुएशन और ख़राब हो गया जब दोनों ही अड़ गया। यहाँ जो ओनर है अहमदाबाद मिल का और वर्कर है, मान ही नहीं रहा है। जब सिचुएशन ख़राब हो गया तो ओनर ने क्या बोला कि ठीक है, हम मुंबई से मंगवा लेंगे मजदूर सब, और जितने भी स्ट्राइक पे बैठे वर्कर, ये सबको डिसमिस कर देंगे। ये तो वर्कर के लिए और बुरा चीज़ हो जाएगा कि वर्कर का खाना दाना पानी सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखो, ये वर्कर सब गए अनसुईया साराभाई के पास गए, वेरी इंपॉर्टेंट लेडी है वो, सोशल वर्कर है। अम्बालाल जो थे उनके ही सिस्टर थे वो। अम्बालाल और कोई नहीं, तुम्हारा अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो कह सकते हो कि पहुँच, अच्छा खासा पहुँच था अनसुईया बहन का, समझे ना। तो अनसुईया बहन फिर गांधी जी के पास गए कि क्या करें, अब ऐसा सा मामला है, यहाँ पे आया है, ठीक है। वर्कर लोग बोल रहे हैं कि 50% होना चाहिए, फिर ओनर भी बोल रहा है कि समझ लो ना कि ये सब वर्कर को हटा देंगे, बॉम्बे से ले आएंगे। तो गांधी जी एडवाइस किए वर्कर को कि छोड़ दो, 50% हाइक नहीं, कुछ ज़्यादा है, 35% मान जाओ, ठीक है। मगर गांधी जी ने क्या ऑब्जर्व किया कि बताओ, ये वर्कर लोग जो स्ट्राइक पे बैठा है, ये खुद यूनिटी नहीं है अपने आप में लोग का। कोई बोल रहा है नहीं, कोई बोल रहा है हाँ, ये लोग खुद ठीक से धरना नहीं दे रहा है। तो गांधी जी यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ चले गए, यानी कि जब तक मांग पूरा ना हो तब तक हम क्या करेंगे, अनशन पे बैठेंगे। मगर गौर करना विद्यार्थी लोग कि ये जो अनशन पे बैठे हैं गांधी जी, ये अनशन पे इसलिए नहीं बैठेंगे 35% हो सके, ये इसलिए बैठेंगे ताकि वर्कर अपने हक के लिए सही तरीके से लड़े, वर्कर को जगाने के लिए लड़ा। ये तुम्हारा भूख हड़ताल किया गया है। फास्ट अनटू डेथ मतलब क्या है, तब तक हम फास्टिंग करेंगे, तब तक हम व्रत करेंगे जब तक मांग पूरा ना हो जाए, और इसमें यदि हमारा डेथ भी होता है तो इट्स ओके, बड़ी बात है। गांधी जी यही करते थे, समझ लो ना। तो अब ये 35% का बात नहीं है, और ना ही उस पर प्रेशर क्रिएट करने का बात है। ये जो मेन मोटिव जो था, ये वर्कर को जगाने का था कि भाई वर्कर, तुम अपना कम से कम बात तो सही से रखो, सही से अनशन पर बैठो, तुमको वो भी करने नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये गांधी जी का पहला पॉलिटिकल हंगर स्ट्राइक था। और गांधी जी बाद में इसको एक टूल बना के यूज़ किए हैं। जब कम्युनल अवार्ड हुआ तो जान रहे हो ना क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड में भी गांधी जी चले गए थे भूख हड़ताल पे। तो फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, जान रहे हो ना, BR अम्बेडकर को लेके आए, बोले कि जल्दी साइन करो, ख़त्म करो बात, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा इनको दिक्कत होगा तो फिर कंट्री में दिक्कत हो जाएगा लोगों को, समझ रहे हो ना। अभी भी होता है ना, भूख हड़ताल तोड़ता है ना आदमी लोग जूस पिला के, हाँ अभी भी होता है। अन्ना हजारे का नहीं हुआ था क्या मूवमेंट। यहाँ देखो, तो मिल ओनर्स, आप देखो हो गया, ट्राइब्यूनल में बात पहुँचा, जो भी वहाँ पे जो भी ट्राइब्यूनल बनेगा, ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, एक सिस्टम कह सकते हो कि सेमी जुडिशियल सिस्टम है ये, और उसने 35% ओके कर दिया। तो देख रहे हो बच्चे लोग, तो यहाँ पे भी गांधी जी सक्सेसफुल हो गए, ना 20% ना 50% ना 35%, बट ये हंगर स्ट्राइक के बाद देखो वही चीज़ बच्चे लोग यहाँ पे लिखा गया है। तो गांधी जी क्यों हंगर स्ट्राइक पे गए, वो चीज़ जो बताएं हम तुम लोग को। व्हेन स्ट्राइक्स वर गेटिंग इम्पेशेंट, जब समझ रहे हो ना,
स्ट्राइक जो है वर्कर्स का वो पेशेंट है। तो गांधी जी को लगा कि भाई जो प्लेज लिया है, जो कसम उसम लिया है, तोड़ देगा, फिर काम पे चला जाएगा ये लोग। जब काम पे चला जाएगा तो 50% का जो डिमांड कर रहा है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यूनिटी रहना चाहिए। जब मांग तुम कर रहे हो 50% का, तो आप अपने मांग पे अड़े रहोगे तभी ना आपको मिलेगा। कई लोग कई जो वर्कर्स थे वो बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे थे कि ये चले जाए काम पे, क्या इस तरह का चीज़। तो ऐसा होगा तो फिर तो ग्रेट डिफीट है वो। यदि मान लो कि उसमें से आधा आदमी छोड़ के चला जाए फिर वर्क करने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो गांधी ने कहा कि चलो ठीक है, हंगर स्ट्राइक करते हैं, है ना, मिल ओनर के अगेंस्ट नहीं। ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यूनिटी है वर्कर, उसके लिए, समझ रहे हो ना। 3 दिन तक चला है। उसके बाद इसका असर देखो हर जगह पड़ा, वर्कर के ऊपर भी पड़ा, मिल ओनर के ऊपर भी पड़ा, और अल्टीमेटली सोल्यूशन निकाला गया 35% का। तो अनसुयाबेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने लेबर मूवमेंट भी भारत में तैयार किया है, पायनियर है, स्टार्टर है वो। समझ गए बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ो। कौन कौन से लीडर्स थे जो एसोसिएटेड थे? तो अनसुयाबेन साराभाई हो गए, है ना, सोशल वर्कर। एंड हर ब्रदर अम्बाला साराभाई, जो कि रिच मिल ओनर, खुद वो ओनर ही है वो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। बहन के पास गया, बहन खुद अपने आप में ब्रदर को समझा दी। आउटकम क्या हुआ? आउटकम जान ही रहे हो बच्चे लोग, है ना। 35% हाइक हो गया। गांधी जी फास्ट पुट प्रेशर ऑन द मिल ओनर्स हु फाइनली अग्री टू सबमिट द इशू टू ट्राइब्यूनल पे गया। ट्राइब्यूनल में क्या हुआ? 35% हाइक कर दिया गया। तो कहेंगे कि गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी सक्सेसफुल हो गया। तो एक चंपारण का इंसिडेंट, ऊपर देखो जाके, चंपारण कब हुआ? 1917 में। 1 साल बाद बैक टू बैक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, ठीक है। अब आएगा खेड़ा सत्याग्रह। याद है ना खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा मतलब ये भी गुजरात में है। ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा था कि यदि क्रॉप फेल हो जाए, ठीक है ना, क्रॉप फेल हो जाए, यदि 20% से कम हो जाए, 20-25% से कम हो जाए, तो उस समय आपको रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश अथॉरिटी ने पहले ही लॉ बनाया था, ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा था। मगर देखो क्रॉप फेल हो गया, उसके बाद भी माफ़ी नहीं दे रहा है फार्मर्स को। कायदे से माफ़ी मिलना चाहिए था ना, फार्मर्स को राहत मिलना चाहिए था ना, वेवर मिलना चाहिए था ना। और उसके बाद भी ब्रिटिश ने क्या किया? फार्मर्स को नहीं छोड़ा, उसके बाद भी रेवेन्यू उठा रहा है। बात समझ में आया बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ब्रिटिश अथॉरिटी का मानना ये था कि यदि किसान जो खेती कर रहा है, यदि मान लो कि उसका 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, मगर क्या हुआ, फेमिन आ गया, सिचुएशन कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसकी वजह से 25% या 20% से ज़्यादा नहीं हो पाए, तो उस समय रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा। ये था मांग, ये पहले से ही ब्रिटिश अथॉरिटी ने बनाया था। मगर क्रॉप फेल कर गया, उसके बाद ही ब्रिटिश अथॉरिटी क्या कर रहा है? जाके टैक्स उठा रहा है। तो ये तो गलत कर रहा है ब्रिटिश, सोचो। तो एज पर रेवेन्यू कोड, इफ क्रॉप फेल फार्मर्स आर इंटाइटल फॉर रेमिशन। यदि क्रॉप फेल हो जाएगा तो माफ़ी दे दिया जाएगा और रेवेन्यू नहीं उठाया जाएगा। ये कोड में था, रेवेन्यू कोड में, समझे। मैं बताओ, सरकार, ये ब्रिटिश सरकार टैक्स मांग रही है और ये भी बोले कि यदि टैक्स नहीं दिया तो तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लेंगे हम, और प्रॉपर्टी हम नीलामी कर देंगे, बेच देंगे, और वहाँ से पैसा कमा लेंगे। अब देखो मूवमेंट चला। इसमें देखो, इसमें गांधी जी जो है वो स्पिरिचुअल लीडर है, गांधी जी रियल लीडर नहीं है। जो रियल लीडर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नरहरि परेख थे, रविशंकर व्यास थे, और तुम्हारा मोहनलाल पांड्या थे। ये सब मेन लीडर थे। मगर गांधी जी बिल्कुल, गांधी जी के संज्ञान में था ये। गांधी जी स्पिरिचुअल लीडर है, वो ऊपर से बोले जा रहे हैं, पर नीचे जो ग्राउंड वर्क में काम करने वाले ये सब हैं ग्राउंड लेवल पे। तो देखो पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया और बोला कि बाबू वो जो आदमी जो प्रॉपर्टी खरीदेगा पीजेंट्स का, उसको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, वो डर से खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो देखो गवर्नमेंट सीज पीजेंट, देखो जब पीजेंट्स का ज़मीन वो लिया, कैप्चर किया, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली जो आदमी जो खरीदेगा उसका तो फिर खैर नहीं, जो इंडियंस ज़मीन खरीदेगा ब्रिटिश। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब रेवेन्यू कोड के हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फार्मर्स का आउटपुट बहुत कम हो गया, प्रोडक्शन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, तो पैसा के चक्कर में उसका ज़मीन भी ले रहा है, और ज़मीन लेकर दूसरे को बेच रहा है। मैं दूसरा को यदि खरीदेगा तो बॉयकॉट होगा वो सोशली, वो डर से खरीदेगा ही नहीं। देखो घुटना झुकना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। देखो ह्यूज सपोर्ट टू पीजेंट्स विच अल्टीमेटली फोर्स गवर्नमेंट टू मेक एन अग्रीमेंट। देख रहे हो ना, अग्रीमेंट बनाना पड़ा। देखो अग्रीमेंट क्या है? टैक्सेस 2 साल तक नहीं लगेंगे,
ओवरऑल डिडक्शन, टैक्स पूरा घटा दिया गया, और जितने भी जमीन लिया, ज़बरदस्ती जमीन लिया ब्रिटिश ने, फिर लौटा दिया गया। जीत हो गया इसमें भी। तो देखो बैक टू बैक जीत हुआ ना, चंपारण में है ना, अहमदाबाद में और खेड़ा में, सब सत्याग्रह का एग्जाम्पल है। तो जब बैक टू बैक आपका देखो 17 में 18 में 2 इंसिडेंट, 17 में 1 इंसिडेंट, तो वो आदमी पॉपुलर होगा ही होगा, ठीक है ना। इसका बात दूर दूर तक पहुंचेगा, केवल इंडिया तक नहीं, वर्ल्ड में ही पहुंचेगा ये बात। समझ गए ना, वही सब चीज़ लिखा है बच्चे लोग, मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, देखो इफ़ द यील्ड वाज लेस देन 1/4 द नॉर्मल प्रोड्यूस, लिखा गया है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, 25%, वही 20-25% हम बोल रहे थे। वही यदि 25% से कम यील्ड हो रहा है, 100 यूनिट होना था और कितना हुआ, 24 यूनिट हुआ, 20 यूनिट हुआ, 25 से नीचे, तो ऐसे केस में माफ़ी था। वो होने के बावजूद भी, यानी कि 25% से कम होने के बावजूद ब्रिटिश क्या है, ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने के पीछे पड़ा हुआ था। और उस चक्कर में ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारा ज़मीन छीन लिया किसान का और बेचना शुरू कर दिया। मगर सोसाइटी में एक मूवमेंट चला कि जो जो खरीदेगा उस ज़मीन को, उसको सोशली बाइकआउट कर देंगे। तो डर से खरीदेगा ही नहीं, घुटने पे आना पड़ा ब्रिटिश को, और जो भी ज़मीन उसने कैप्चर किया था सब फिर लौटाया, और 2 साल के लिए सब टैक्स भी माफ़ कर दिया। ठीक है ना, समझ गए ना। हाँ, रविशंकर व्यास दिख रहे हो ना, हाँ, मोहनलाल पांड्या, नरहरि परेख, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कोई पूछ लेगा तुमको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि परेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, बताओ कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड है, क्या बोलोगे, खेड़ा सत्याग्रह। बिल्कुल, आउटकम क्या हुआ, वही बात है कि नहीं देना है। गांधी जी ने बोला ना कि पे नहीं करना है। स्पिरिचुअल, ऐसे भी स्पिरिचुअल लीडर थे वो, उसमें गवर्नमेंट को देखो बाद में करना पड़ा, घटाना पड़ा। इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि सत्याग्रह जो हो क्लासिक एग्जाम्पल है डिसिप्लिन और यूनिटी का। इवन व्हेन वन नो पेमेंट ऑफ नॉन पेमेंट टैक्सेस, द फार्मर सीज द गवर्नमेंट सीज द फार्मर्स प्रॉपर्टी, लैंड, लाइवलीहुड। वास्ट मेजोरिटी ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा फार्मर्स डिड नॉट डेजर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि पटेल जी का बात माना गया। पटेल जी बोले कोई बात नहीं, ज़मीन भी छीन लेगा कोई बात नहीं, सत्याग्रह करते रहिए आप, छोड़ा नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखो ना, यहीं पे नहीं मिला है जी, है ना। और गुजराती ने भी हेल्प किया है, देखो कि जहाँ छीना तो कोई बात नहीं, शेल्टर दे दिया जाएगा, और जो खरीदा है इंडियंस उसको सोशली बॉयकॉट, तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो तो यही बोले कि जो चंपारण से फ़ायदा हुआ गांधी जी को, जो अहमदाबाद से फ़ायदा हुआ गांधी जी को, जो खेड़ा से फ़ायदा हुआ गांधी जी को, आप देखो गांधी जी रहेंगे पूरा भारत में नहीं। आप देखो गांधी जी का जो क्रेज़ होगा किस लेवल पे जाएगा, सोच सकते हो तुम लोग कि गांधी जी आएंगे हमको भी आज़ादी दिला देंगे, गांधी जी आएंगे हमको भी तो इस तरह का नारा लगना शुरू हो जाएगा। देखो वही बात है कि गांधी जी का ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, गांधी जी ने ये जो दिखाया है कि सत्याग्रह क्या नहीं कर सकता है, मास अपील है ना, लोगों को लगने लगा कि यस, इस सत्याग्रह से ही आज़ादी मिल सकता है। He found his feet among the masses, देखो अपने आप को मासेस के बीच में पाते हैं, ठीक है ना। और उनका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वही बात है कि वो सब समझते हैं मासेस का वीकनेस क्या है और मासेस का स्ट्रेंथ क्या है। एंड ही एक्वायर्ड रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मैनी, स्पेशली द यूथ, सब जुड़े, सब लोग जुड़ गए इनके साथ, और ह्यूज रिस्पेक्ट गांधी जी को लेके, क्योंकि जो आदमी इतना कुछ कर सकता था, रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा जो बात था। तो समझ गए ना स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह कंप्लीटेड है ना, अहमदाबाद सत्याग्रह कंप्लीटेड, खेड़ा सत्याग्रह कंप्लीटेड, और रोयलर सत्याग्रह। जलियांवाला मैसेकर आज ही पढ़ने वाले हो तुम लोग, बी अवेयर। हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्लॉट है, इंडियन हिस्ट्री में ये, समझे। अब देखो बच्चे लोग, अब देखो, अब समझ जाओ तुम लोग। कैरेट और स्टिक पॉलिसी ब्रिटिश का, मिंटो मोर्ले पॉलिसी है, वही मोर्ले मिंटो जिसको बोलते हैं, SOS, और तुम्हारा वॉइस रॉय। तो जान रहे हो ये कैरेट है मॉडरेट्स के लिए 1909 वाला, और न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था एक्सट्रीमिस्ट के लिए, क्या है ये, स्टिक है, समझ गए। अब देखो, अब समझो बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ये। उसके बाद फिर से आया, याद करो, होम रूल मूवमेंट बना ना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ मोंटागू का। उसने क्या कहा कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया एनी बेसन को पकड़ के, और उस समय के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे
उन्होंने भी विल्सन विड्रो जो थे उन्होंने भी तो किया था ना कि भाई छोड़ दो उसको, काहे तुम पकड़ के रखे हो। हाँ ये कि छोड़े तो फिर होम रूल मूवमेंट भी ख़त्म ही हो गया एनिमेशन का, ये भी बात है। खैर देखो यहाँ पे मोंटागो चिप्स फॉर रिफॉर्म्स आया, वही एक कैरेट है, और स्टिक क्या है, रोलत एक्ट आया है। अब रोलत एक्ट समझना होगा तुम लोग को, 1919 अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार जारी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक। तो डिफेंस ऑफ जो इंडिया रूल्स था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लाया गया था ना, इसलिए ताकि कोई इंडियंस लोग खिलाफ ना हो ब्रिटिश का। मगर वही इंडिया ऑफ डिफेंस एक्ट को और मजबूत कर दिया गया रोलत एक्ट ला के। और ये बहुत ड्रैकोनियन लॉ है, ये ब्लैक लॉ है, बहुत काला कानून है ये। गांधी जी खुद प्रोटेस्ट किए थे इस चीज़ को लेके। बात समझे ना हम? तो देखो एक तरफ आपने लॉलीपॉप दे दिया, एक तरफ देखो पूरा आपने स्टिक चला दिया रोलत एक्ट ला के। तो क्या ऐसा क्या बात है बच्चे लोग, तुम्हारे दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्या बात है रोलत एक्ट में कि इतना ब्लैक एक्ट था, ये इतना बुरा एक्ट था, और ब्रिटिश क्यों लाया इसको, ब्रिटिश को क्यों लाना पड़ा इसको। देखो यहाँ पे समझो। अब देखो ये जस्टिस रोलत है ना जी, बिल्कुल ये जज है, तो इनके अध्यक्षता के अंदर, इनके प्रेसिडेंसी के अंदर एक कमेटी बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रोलत कमेटी। अब देखो रोलत कमेटी करता क्या है, तो रोलत कमेटी का काम क्या था कि इसको आइडेंटिफाई करना था कि जो इंडिया में जो गतिविधि हो रहा है रेवोल्यूशनरी सबका, मैं टेररिस्ट वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना, जो इंडिया में जो गतिविधि हो रहा है रेवोल्यूशनरी लोग का, क्या उसका लिंक बोल्शेविक के साथ है, रसिया के साथ है, क्या उसका लिंक जर्मनी में जो हो रहा है, क्या उसके साथ कोई लिंक है, लिंक ढूंढना चाह रहा है। यदि लिंक है तो बहुत बड़ी बात है ना, इसका मतलब ऊपर सप्लाई हो रहा होगा चीज़ से, ठीक है। टू आर्म द गवर्नमेंट टू सप्रेस अनलॉफुल एंड डेंजरस एक्टिविटीज़, ताकि ये बना ही कमेटी इसलिए ताकि कैसे ब्रिटिश ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ सबको क्या करे, कर्ब कर सके, क्योंकि ये नाको दम करके रख दिया था। याद करो ये समय बहुत खतरनाक समय है ब्रिटिश लोग के लिए, क्योंकि भगत सिंह सबका भी उदय होने वाला है इसी समय। तो कमेटी ने क्या पाया कि हाँ बोल्शेविक के साथ लिंक नहीं है, मगर जर्मन के साथ लिंक है रेवोल्यूशनरी लोग का। बोल्शेविक के साथ लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, मगर समझ लो ना, जर्मन के साथ लिंक इस्टेब्लिश कर पाया। तो जब रिकमेंडेशन देखो, एक कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि एनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट लाओ, और लाया भी ब्रिटिश ने, उसी को हम रोलत एक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोलत ने ही रिकमेंडेशन दिया था और इस वजह से ये एक्ट बना है। तो यदि फॉर्मल तरीके से कहोगे तो इसका नाम क्या है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, समझे। और दूसरे टर्म में कहा जाता है रोलत एक्ट। देखो जो पास हुआ मार्च 10 तारीख 1919 को, जबकि हमारे जो इंडियंस लोग थे काउंसिल में, याद करो बच्चे लोग, टायर के नीचे आ चुका था 1919 में, टायर के नीचे आ चुका। हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सब थे, याद है, हाँ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उस सब ने अपोज किया कि गलत है, ये रोलत एक्ट बहुत खतरनाक है, नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने पास कर दिया। समझ गए ना? तो देखो यहाँ साइड में क्या लिखा गया है कि जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड चेम्सवर्थ थे, उन्होंने एक सेडिशन कमेटी बनाया 1918 में जस्टिस रोलत के अंदर, ताकि वो देख सके कि जो गतिविधि चल रहा है रेवोल्यूशनरी लोग का, स्पेशली पंजाब और बंगाल में, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। देखो रिकमेंडेशन दिया, और वही रिकमेंडेशन तुम्हारा रोलत एक्ट आया है। जो कि रोलत एक्ट जब बन रहा था तो बहुत अपोजिशन हुआ था हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे काउंसिल सब में। अब बच्चे लोग देखो, आखिर चलो ये बनने का प्रोसेस है, सही बात है ना, कैसे बना, क्यों बना, क्या ऑब्जेक्टिव है, मगर इसके अंदर क्या है कि ये ब्लैक एक्ट हो गया। तो देखो बच्चे लोग, वार टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट था ना, बिल्कुल उसी को एक्सटेंड किया गया है। मैंने कहा ना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लेके आया था ये लोग, ताकि इंडिया में जो नेशनलिस्ट लीडर सब है उसको कर्व किया जाए। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें समझो बात, हाँ, एक्टिविस्ट शुड बी डिपोर्टेड और इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि बिना कोई जज के सामने लिए गए, यानी कि जज के सामने ही प्रोड्यूस नहीं करना है, 2 साल तक कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ये तो राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। यदि मैंने कुछ गलत काम किया है, समझे ना, जज ने बोलेगा कि हमने गलत काम किया है, जज फैसला सुनाएगा। बताओ 2 साल तक किसी को भी आप गिरफ्तार करके अंदर डाल सकते हो विदाउट ट्रायल। नंबर 1, पोजेसिंग इवन सेडिशियस न्यूज़पेपर वुड बी, बताओ
यदि आपके जैसे तुम घर में हो और तुम्हारे घर में एक न्यूज़पेपर मिल गया जो कि सेडिशियस है, ब्रिटिश के विरोध में है, तभी भी तुमको गिरफ्तार करके डाला जा सकता है। हो सकता है वो न्यूज़पेपर दूसरे तरीके से आया हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि कोई किसी ने छोड़ दिया हो। यदि आपके पास किसी तरह का सेडिशियस न्यूज़पेपर भी मिला तो उसको भी सेडिशन माना जाएगा, उसको भी एविडेंस माना जाएगा। व्हाट इज दिस? तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, सब ने विरोध किया एक सुर में, गलत है, ये गलत हो रहा है ये, और कहा कि ये तो नो दलील है, नो वकील है और नो अपील है। यानी कि वकील भी आपके लिए लड़ नहीं सकता है, आप अपील भी नहीं कर सकते हो। जब आप अपील नहीं कर सकते तो वकील नहीं है आपका, और आपका कोई दलील भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में आपको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। 2 साल तक तो बिना ट्रायल का आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। देखो कितना ड्रैकोनियन लॉ है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं होता है जस्टिस सिस्टम में बच्चे लोग, ऐसा नहीं किसी भी पकड़ के तुम जेल में डाल दोगे। और कितना इनोसेंट लोग को पकड़ा होगा शक के आधार पे, शक के आधार पे कितने लोग को पकड़ा होगा नहीं लोग। हाँ, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किसी तरह ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रहा है उसको दबाना, पकड़ के, समझे। अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, कोई लीगल हेल्प नहीं, कोई जज, कोई लॉयर नहीं मिलने वाला है। स्पेशल सेल बना 3 जज का, तो देखेगा बाद में। कोई अपील का कोई तरीका नहीं, एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, लॉ ऑफ हैबिस कर्पस है, मतलब हैबिस कर्पस प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स के लिए। सस्पेंड, प्रेस के ऊपर फुल कंट्रोल। तो यानी कि इससे बड़ा काला कानून कुछ नहीं हो सकता है किसी भी देश में। सब आदमी डरे रहेंगे, यानी कि आदमी बात भी नहीं कर सकता है, आदमी पढ़ भी नहीं सकता है, आदमी के माइंड में हमेशा डर रहेगा कहीं हमको पकड़ के अंदर ना डाल दें। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्ट है ये, समझे। यही रौलत एक्ट है बच्चे लोग, आया समझ में। अब देखो अब क्या हुआ बच्चे लोग, आप समझो बात को। तो गांधी जी जो ब्रिटिश को हमेशा सपोर्ट करते थे, चाहे बोर वार में सपोर्ट किए हों साउथ अफ्रीका में, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है उसमें सपोर्ट किए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि ये जो रौलत एक्ट है ये ब्लैक एक्ट है, गलत है, ब्रिटिश ने गलत काम किया है। हाँ, मगर देखो अब गांधी जी को भी समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, क्या किया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो देखो कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं था कि हम मूवमेंट स्टार्ट करें, तो गांधी जी को दे दिया कि आपको जो करना है आप करिए। तो इन्होंने सत्याग्रह सभा शुरू किया, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये स्वयं प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने बाकी मेंबर्स यूज़ द मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग, ठीक है, एज दे वर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना जो एनी बेसेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, बीजी तिलक से सेटिस्फाइड नहीं, उनको अपील किया, ठीक है। और इस्लामिस्ट लोग को भी, मुस्लिम लोग को भी अपील किया कि आइए जोड़िए, क्योंकि ये रौलत एक्ट गलत पास किया है, प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है। गांधी जी देखो भारत का भ्रमण किए हैं, पूरा गए घूमे हैं मार्च, और उन्होंने कहा कि ये जो 6 अप्रैल होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 6 अप्रैल नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, स्ट्राइक होगा भारत में, समझे। और कहे कि पूरा भारत बंद करो। नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है ना अभी भी, जैसे बैंक का हो गया प्रोटेस्ट, कभी पूरा कंट्री का ही, कभी स्टेट का ही प्रोटेस्ट हो जाता है पूरा। तो गांधी जी ने आह्वान किया पूरा इंडियन से कि 6 अप्रैल को पूरा देश स्ट्राइक पे चलेगा। अब देखो क्या है, सत्याग्रह सभा, वही सत्याग्रह सभा बना के। अब देखो इनका जो न्यूज़ सब है, देखो ये जाएगा अपना अच्छे से, फैलेगा न्यूज़पेपर के थ्रू। तो सत्याग्रह सभा पब्लिश प्रोपेगेंडा लिटरेचर, हाँ लिटरेचर लिख रहा है, न्यूज़पेपर सब लिख रहा है ताकि लोगों के बीच में पहुँचे। और जितने भी सत्याग्रह हो गए सब प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम ये सब चीज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, सत्याग्रही जिन्होंने भी प्लेज लिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम सत्याग्रही बनेंगे, तो उनका ओपिनियन रहेगा कि ये जो रौलत एक्ट है वो गलत है, अनजस्टिस है, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है। प्लेज में ये रहेगा लिखा हुआ। और सिग्नेटरी जो भी प्लेज ले रहे हैं वो सिविल लॉ जो ब्रिटिश ने बनाया है बहुत सारा कानून, उसका विरोध करेंगे। और अब रास्ता क्या हुआ, नॉन वायलेंस का होगा, और सही चीज़ के लिए वो लड़ेंगे, समझे ना। एंड विल नेवर मिस रिप्रेजेंट एनीथिंग और हर्ट एनीबडी, किसी आदमी का फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करने जा रहे हैं। तो टेक्निक्स क्या है देखो, नेशन वाइड हड़ताल, पूरा कंट्री हड़ताल, फास्टिंग, प्रेयर। देखो ये सीख के आए थे ना गांधी जी साउथ अफ्रीका से। सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि बहुत सारे लॉज को लेके हम बिल्कुल मानने ही नहीं जा रहे हैं, तो ये प्लेज उलेज दिलवाएं गांधी जी, समझे। सत्याग्रह को क्या क्या करना है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट, ताकि सत्याग्रही को समझ जाए कि वो करना क्या है उसको।
अब तुमको खुद एम ही नहीं पता है, तुम भीड़ जुटा रहे हो, क्या फ़ायदा होगा फिर? तो जो भी प्लेज लिए हैं, सत्याग्रही जो भी बनना चाहते हैं, उसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। और यदि सत्याग्रही बन रहे हैं जिसका मतलब रौलत एक्ट का विरोध है वो। हाँ देखो इसमें मैनी नेशनलिस्ट दो अपोज, देखो ये गजब बात है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जिन्होंने रौलत एक्ट को अपोज किया, मगर गांधी जी के इस सत्याग्रह से भी लोग खुश नहीं थे। तो कई ऐसे भी लीडर्स थे भारत में जिन्होंने इस सत्याग्रह सभा को ज्वाइन नहीं किया। जैसे एग्जांपल देखो डी वाचा, एस.एन. बनर्जी, वही एस.एन. बनर्जी जिनके प्रयास की वजह से पहला एसोसिएशन बना, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। एस.एन. बनर्जी भी सपोर्ट नहीं किए, तेज बहादुर सप्रू भी सपोर्ट नहीं किए। तेज बहादुर सप्रू बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट। तो इन्होंने गांधी जी का वो जो तरीका है सत्याग्रह सभा, उसको भी सपोर्ट नहीं किया। हाँ, हालांकि इन्होंने रौलत एक्ट को जरूर अपोज किया है। बात समझ में आ रहा है? देखो होता है, अपना अपना सोचने का थिंकिंग है। गांधी जी भी तो होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए, सिंपल बात है। और ये टिट फॉर टैट वाला चीज़ नहीं है। आपका जो लगता है, आपका जो विजन, उस हिसाब से आप सपोर्ट करोगे, नहीं करोगे। आगे देखो, तो नव सेंटर कहाँ बना? ये सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह जो सभा है, इसके लोग कहाँ उमड़े हैं? तो जाहिर सी बात है पंजाब हमेशा हॉट रहेगा, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत तगड़ा हो रहा है ना पंजाब में। अब बंगाल तो रहेगा ही रहेगा, विद्यार्थी लोग। देखो यहाँ पे तो सबसे भयानक जो ये नव सेंटर बना है सत्याग्रह सभा का, वो पंजाब है। पीपल पार्टिसिपेट। एक तो देखो प्रॉब्लम वहाँ पे वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, लोग बहुत बुरे तरीके से जी रहे थे, उसका प्रॉब्लम। अ सिचुएशन बिकम सो एक्सप्लोसिव दैट आर्मी, इतना भयानक एक्सप्लोसिव हो गया सिचुएशन वहाँ पे कि आर्मी को बुलाना पड़ा, वहाँ पे मार्शल लॉ लगाना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा बच्चे लोग। मगर जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, उनको नहीं पता था कर्फ्यू लगा हुआ है, जलियांवाला मासाकर होने जा रहा है। आया समझ में? सिचुएशन बहुत वर्सन हो गया, सत्याग्रह सब बैठ गए लोग, सब इतना भयानक हो गया कि आर्मी वहाँ पे तैनात करना पड़ा। आर्मी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं उतारा जाता, जानते हो तुम लोग। अभी बांग्लादेश में उतारा गया ना जी, सिचुएशन खराब है तभी उतारा जाता है। मणिपुर में उतारा गया ना, इसका मतलब सिचुएशन था, लोगों में गुस्सा था उस चीज़ का, तो सभा के थ्रू निकल रहा है। अब देखो दिल्ली और कलकत्ता, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है जहाँ पे बहुत हड़ताल हुआ, समझे ना। और मद्रास को या बम्बई को, वहाँ पे ठीक ठाक रहा, मिक्स रिएक्शन, कोई खास नहीं रहा वहाँ पे। पार्टिसिपेशन देखो, तो गांधी जी सेड एट सेलिब्रेशन वुड कम व्हेन मासेस वेर, मुक्ति तभी मिलेगा, यानी कि आज़ादी तभी मिलेगा जब मासेस जग जाए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। मुस्लिम भी देखो, मुस्लिम को जोड़े हैं ना, हाँ, मुस्लिम लोग भी अवेकन हुए, मुस्लिम लोग भी बहुत आगे बढ़े हैं। वही जफ़र अली खान का जो राइटिंग्स था उनका सुन के, इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस तरह का चीज़ सब काफ़ी प्रभावित हो रहे थे उससे से। आर्य समाज देखो, आर्य समाज एक्टिविस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट, आर्य समाज बहुत एक्टिव है ना पंजाब रीजन में, जहाँ पे लाला लाजपत राय भी उनके है ना मेंबर थे। हिंदू मुस्लिम सिख सबका यूनिटी तुमको दिखेगा यहाँ पे। बादशाह मस्क लाहौर में पीपल्स कमेटी वहाँ पे बना था इनफैक्ट, और सिटी को, उस जगह को बच्चे लोग, लाहौर का कुछ एरिया को कम से कम ये लोग 4-5 दिन तक अपना कंट्रोल करके रख लिया, मतलब उस लेवल पर मासेस जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी का ये जो मूवमेंट है सत्याग्रह सभा, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें लोग नहीं जुड़े, इसमें भी लोग जुड़े हैं। लाहौर साइड में, पंजाब साइड में बहुत भयानक जुड़ा है। लाहौर अभी तो पाकिस्तान में चला गया वो। हाँ, अब देखो अब क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ, मिला क्या हमें? देखो ट्रेजेडी, अप्रैल 1919 saw the biggest and most violent anti-British upsurge since 1857. 1857 रिवोल्ट के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेज के विरोध में इतने लोग आए होंगे सड़क पे एक साथ। मगर मोमेंट ख़त्म हो गया, ये मोमेंट, इतना सुंदर मोमेंट ख़त्म हो गया। कैसे? जलियांवाला मासाकर की वजह से। तो अब देखो क्या हुआ, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जलियांवाला मासाकर अभी भी ब्लॉट है कि नहीं है स्टूडेंट? अभी भी काला धब्बा है भारत के इतिहास में ये, कि ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे तुम निहत्थे आदमी को मार सकते हो? पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कैसे जनरल डायर गोली चला सकता है ना? कैसे हो सकता है ये चीज़? अभी भी सवाल उठता है इस चीज़ को लेकर। देखो यहाँ पे जो जलियांवाला मासाकर कब हुआ? बैसाखी का दिन था, अप्रैल 13, 1919। याद करो 6-7 अप्रैल को ही वहाँ पे
मिलिट्री उतार दिया गया था, याद है ना जी, क्योंकि वहाँ पे सत्याग्रह सभा बहुत तगड़ा हो रहा था। जलियांवाला बाग जगह का नाम है, ठीक है। और रौलत एक्ट एक्सपोज द ब्रूचियल एंड अनसिविलाइज फेस ऑफ द फॉरेनर, यानी कि जो ब्रिटिशर है उसका रियल चेहरा कैसे दिखता है तुमको, एक तो रौलत एक्ट से दिखेगा कि इतना गंदा कानून भी ला सकता है, और दूसरी बात जलियांवाला मासाकार से, कि मतलब इनह्यूमन आदमी लोग हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कितना उठाया यूरोप में, इसके बारे में जाकर बोला है वो कि कितना गंदा काम किया है यहाँ पे इंडिया में। वो एक तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में क्या क्या बोल रहा था कि देखो हम इंडियंस को इसलिए दबा कर रखे हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किया है, हमारे वो बहुत सारे लोग मर गए, खूब बोला है। कभी जलियांवाला मासाकर को लेकर माफ़ी मांगा हो या वहाँ पे वो अपना गलती को स्वीकार किया हो यूरोप में? कभी नहीं किया ये लोग। बताओ, इसे ट्रू नेचर दिख गया, ब्रिटिश कौन है ये, ब्रिटिश अपना ही है, नहीं होने वाला आदमी है, मतलब अपना ही करेगा, ये नहीं सुनेगा, ये इनह्यूमन है ये, समझ गए ना। देखो यहाँ पे सबुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों बड़े फ्रीडम फाइटर, बड़े नेशनलिस्ट, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया वही रौलत एक्ट में। लोगों में गुस्सा आएगा ना, दोनों पॉपुलर लीडर, तो इनको रिहा करो, इनको रिलीज करो जेल से। तो इसलिए एक प्रोटेस्ट हो गया, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट। देखो यहाँ पे एट दैट टाइम पंजाब और बंगाल, कोई शक नहीं है, वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अमृतसर और लाहौर में बच्चे लोग, कर्फ्यू लग गया था, मार्शल लॉ वही लग गया था। कर्फ्यू मतलब क्या होता है, बाहर निकलो गोली मार दिया जाएगा तुमको। कर्फ्यू बहुत खतरनाक चीज़ है मार्शल लॉ से। जब अप्रैल 9 को दो नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया ब्रिटिश ऑफिशियल ने, ठीक है, तो प्रोटेस्ट भड़क गया, मीटिंग होना शुरू हो गया, लोगों में बहुत गुस्सा कि हमारे दो लीडर्स को क्यों गिरफ्तार किए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे समझो। समय था 13 अप्रैल का 1919 का, बैसाखी का दिन था, बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है। 5000 से ज़्यादा लोग गैदर थे जलियांवाला बाग में, जगह का नाम है ये। पता नहीं था, ये लोग बेचारे इग्नोरेंट जनता लोग थे, समझ नहीं था, इन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा है, कर्फ्यू लगा है, मीटिंग बैन है, बिल्कुल पता नहीं था, चुपचाप बैठे हुए थे, पीसफुल शांति से बैठे हुए लोग थे। इट वॉज अ पीसफुल, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था जी। बस यही पीसफुल प्रोटेस्ट की रौलत एक्ट ख़त्म करिए और हमारे जो दो बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं उनको रिहा करिए, वही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। अब बताओ, जो पीपल है वो पीसफुल है, अनआर्म्ड है, कोई हाथ में हथियार नहीं है, उसके बावजूद भी ये कमीना इंसान ब्रिटिश जनरल डायर ने एक कॉन्स्पिरेसी रचा कि तो बाबू तो बहुत प्रोटेस्ट करोगे, दहशत देते हैं तुमको, ऐसा दहशत को जमाना याद रखे। समझ रहे हो ना बच्चे लोग? लगभग कहा जाता है कि 20 या 25 मिनट तक, शायद उतना ही टाइम होगा, मैं टाइम भूल रहा हूँ, मतलब अनस्टॉपेबल गोली चलाया गया। इसमें तो कितने लोग साफ हो जाएंगे। सब सोचो कि यदि चलो 20 मिनट तक भी, 15 मिनट तक भी सोच के चलो, 20 मिनट से कम चलाया गया था, 10 मिनट से ज़्यादा चलाया गया था। इतना देर लगातार गोली चला दिया जाए और आगे सब मासेस बैठा हुआ है, तो कितने लोग मारे जाएंगे, अनगिनत। एक तो भाग दौड़ में मारे जाएंगे, समझ रहे हो ना? बहुत बुरा हुआ। देखो अब ऑफिशियल फिगर क्या कहता है कि 400 लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग तो कुआं में, है ना, जान बचाने के लिए कूदे, वो भी मर गए बहुत सारे लोग। अदर ह्यूमिलेशन वेर ऑल्सो परपेचुएटेड। वन इंस्टेंट वाज इंडियंस वर फोर्स टू क्रॉल। बताओ इतना गंदा हुआ, जो इंडियंस लोग को ना नीचे ज़मीन पे ना उन लोग को क्रॉल करवाया गया। क्रॉल समझते हो ना, नीचे, हाँ, चलवाया गया उसको, क्रॉल करके ऐसे करके चलवाया गया उसको। क्या है उसका मतलब? क्या कि ह्यूमिलेशन है, वो बहुत ह्यूमिलेशन किया है। हाँ, इस तरह का हॉस्टाइल, इस तरह का एरोगेंस, इस तरह का इनह्यूमन अप्रोच, इस तरह का ब्रूचुअल नेचर, इससे पूरा कंट्री स्टंट हो गया कि ब्रिटिश ऐसा भी कर सकता है क्या? इस लेवल का भी अत्याचार कर सकता है क्या ब्रिटिश? माथा खराब हो गया गांधी जी का। और गांधी जी ने क्या बोला पता है? कि ये जो सत्याग्रह सभा है, मेरा अभी तक का जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया हमसे। ये मेरा क्या है, हिमालयन ब्लंडर है, इससे बड़ा ब्लंडर कुछ नहीं किए थे हम अभी तक। गांधी जी को इतना अफसोस, इतना अफसोस। और गांधी जी यहीं पे अपना वो टाइटल केसरी हिंद लौटा दिए। गांधी जी यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर इसी इंसिडेंट के बाद अपना नाइटहुड भी लौटा दिए। इंडिया में एक अलग ही मंजर था।
जिसने ऑर्डर दिया वो कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब उस समय, माइकल फ्रांसिस ओ डायर। इसका नाम भी डायर ही है, कंफ्यूज मत होना, ये भी डायर ही है, समझे ना। बट ये लेफ्टिनेंट एलजी है, ऑर्डर तो यही ने दिया है। और जो वहाँ पे ब्रिगेडियर है देखो वो कौन है? वो भी डायर है, ओरिजिनल डायर है। तो ये दोनों डायर ने मिलकर मारा है लोगों को, कहा जाए तो। बदला लेंगे हम, डोंट वरी, लंदन में जाकर बदला लेने वाले हैं, इस एलजी को मार देंगे पकड़ के। देखो यही लेफ्टिनेंट गवर्नर का। अब यहाँ पे समझो, माथा खराब होगा ना, बहुत माथा खराब होगा, बहुत। देखो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एम आर जयकर, गांधी जी, तो जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया, नॉन ऑफिशियल कमेटी बना जिसमें ये सब मेंबर्स थे कि आखिर जलियांवाला मैसेकर कैसे हो गया, इतना बड़ा ब्रूचुअल इंसिडेंट कैसे हो गया। तो ये सब नॉन ऑफिशियल मेंबर सब थे, ठीक है। कमेटी ने कंडेम्ड किया कि डायर ने गलत काम किया है, इस तरह कैसे काम कर सकता है वो, है ना। एंड देयर वाज नो जस्टिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन, कैसे मार्शल लॉ लग सकता है वहाँ पे? क्या पंजाब में क्या हो रहा था? सब पीसफुल प्रोटेस्ट था, कैसे कर्फ्यू लगा सकते हो? अब तुम बोले कर्फ्यू लगा है इसलिए मार देंगे, ये क्या जस्टिफिकेशन हुआ? क्या दिमाग नहीं था क्या? ये तो अपने आप में गजब। चलो कर्फ्यू भी लगा, चलो ठीक है, कर्फ्यू, क्या आदमी निकलेगा मार दोगे क्या? वार्निंग नहीं दोगे क्या उसको? वार्निंग तो दिया ही नहीं गया। बाद में पता चला कमेटी का रिपोर्ट से कि नो वार्निंग। और मैं कहता हूँ वो सब नालायक था जिसने ऑर्डर को फॉलो किया। वो सब जो आदमी आगे बैठा हुआ था, कौन था वो? सब इंडियंस ही लोग था ना, जो आर्मी ने गोली चलाया है, सब सोल्जर ही थे, हमारे इंडियंस ही थे। बताओ, निकम्मा लोग सब था वो सब। ब्रिटिश क्या था? ब्रिटिश हायर पोस्ट में रहता था, हम पता है ना आर्मी का क्या था सीन। तो देखो अब क्या हो, आफ्टर जलियांवाला मैसेकर देखो, मोंटागो ने विश्वास दिलाया कि ठीक है इंक्वायरी कमेटी बनेगा, जी बनेगा। तो ये बनाएगा, हंटर कमेटी बनाएगा। देखो हंटर कमेटी, एक कमेटी ये भी है कि जलियांवाला मैसेकर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बनाता है, इसी को बोलते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। इसमें 3 इंडियंस हैं हमारे, ठीक है। अब देखो उसमें, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि हंटर कमेटी ने भी डायर के एक्शन को कंडेम किया है, निंदा किया है। अब यहाँ पे समझो क्या हुआ। ये कहा है कि अच्छा, इसमें कहा है कि जो भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्यों डिस्टर्बेंस हुआ, कैसे उसको कोप किया जाए। यानी कि ब्रिटिश अभी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान है उसका। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब क्या पाया, क्यों जनरल डायर का एक्शन गलत है? तो ये पाया कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, कोई भी वार्निंग नहीं दिया गया था कि प्रोटेस्ट वहाँ से जा सके। बोलता ना कि आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधा घंटा में खाली करो नहीं तो गोली चला देंगे। यदि ऐसा भी बोलता तो हो सकता है मास साफ हो जाता, मास चला जाता अपना। सही बात है कि नहीं, बताओ तो। कोई भी वार्निंग नहीं दिया गया। बैनिंग पब्लिक मीटिंग वॉज नॉट सफिशिएंटली पब्लिसाइज्ड। अच्छा, आप बोले कि पब्लिक मीटिंग बंद होगा, इस चीज़ को कहाँ पंजाब में सर्कुलेट किया गया इस न्यूज़ को? अरे लोग को पता नहीं था कि कर्फ्यू लगा हुआ है उस टाइम में, लोगों को पता नहीं है कि 5 से ज़्यादा आदमी वहाँ पे मिल सकते कि नहीं, लोग अनअवेयर है उस चीज़ को लेके। लेंथ ऑफ फायरिंग देखो, जो गोली चलाया गया जिसका लेंथ था वही 10-15 मिनट बोले ना स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, मोटिव क्या था? सफिशिएंट मोरल डिटेंशन वॉज, यानी कि मतलब दहशत क्रिएट करना। ये क्या मोटिव है? ऐसे दहशत क्रिएट करोगे, मोटिव ही गलत है ना। देखो फाउंड दैट डायर ने अपने ऑथोरिटी को मिसयूज़ किया। जो पावर डायर के पास था, ब्रिगेडियर, एक होता है ना सबके पास पावर, उस पावर को मिसयूज़ किया है। देखो कमेटी बोल रहा है, बात समझो बात को, है ना। ही सेक्शन, यानी कि उसका एक्शन पूरा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, इनोसेंट लोग का जान ख़त्म कर दिया इसने। हाँ, नाइदर ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू हेल्प वुंडेड, यानी कि जो लोग घायल हुए ना उसको सहयोग किया, ना ही इंस्ट्रक्टेड सिविल अथॉरिटी, ना ही सिविल अथॉरिटीज़ को बोला कि जाओ हॉस्पिटल पहुंचाओ, जो बचा हुआ वो तो ठीक हो जाए। तो तुम तो ब्रुचुअली किए हो काम, कमेटी ने लेकर, इसमें अंग्रेजी लोग बैठे हुए। मैं देखो बाबू, अंग्रेज तो जानते ही हो ना क्या है, एक तरफ कमेटी भी बना देगा और एक तरफ इसको गौरव भी गान गाएगा इसको लेके। देखो कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इसको कोई पैनल एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो सीनियर ऑफिशियल जो मेंबर्स थे ऊपर वाले, सपोर्ट कर दिए डायर को। डायर ठीक ही तो किया, समझ रहे? वेरी बैड ना, इतना लोग का जान लिया, कैसे सही लिया? ऊपर सीनियर लोग ने सपोर्ट कर दिया इसको, समझे? तो ये जो इंडिमिटी एक्ट जो पास हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, देखो एक इंडिमिटी एक्ट पास हुआ था उस समय कि अपने ऑफिशियल ड्यूटी को निभाने के लिए, अपने ड्यूटी को निभाने के लिए ऑफिशियल किसी भी हद तक जा सकता है, एक एक्ट आया था। तो बोला कि चलो इंडिमिटी एक्ट के हिसाब से ही जनरल डायर ने काम किया है। मोतीलाल नेहरू ने इस चीज़ को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया, ऐसे कैसे हो सकता है
डिस्चार्ज द ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि इनोसेंट पीपल को हम मारते हैं, सही बात है कि नहीं बताओ तो। अब ड्यूटी, अपना ड्यूटी निभाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है, मगर क्या ड्यूटी निभाने के लिए इनोसेंट आदमी को मार दोगे जो बेकसूर है? मोतीलाल नेहरू ने इस चीज़ का विरोध किया कि इम्यूनिटी एक्ट ही गलत है जो कि इतना ज़्यादा इम्यूनिटी दे रहा है ऐसे ऑफिसर्स को। विंस्टन चर्चिल, बच्चे लोग, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड में ही बहुत बड़े फिगर है, उन्होंने भी कंडेम किया कि डायर ने गलत काम किया है। एट द एंड डायर वॉज फुली गिल्टी ऑफ द मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी एंड रिलीव्ड फ्रॉम हिज कमांड। बस अपने ड्यूटी से उसको हटा दिया, अपने पोस्ट से हटा दिया, मगर कोई पेनल एक्शन तो नहीं हुआ। तुमको लगता है कि उसको यदि पद से हटाया गया तो कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट हुआ है? आई डोंट थिंक सो। पद पे भी हटाया गया तो वही बोल के वो, ताकि इंडियंस लोग थोड़ा खुश रहें। रिएक्शन देखो बच्चे लोग, रिएक्शन देखो। गांधी जी का माथा खराब हुआ, जो गांधी जी को टाइटल मिला था केसरी हिंद का वो लौटा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी देखो नाइटहुड लौटा दिया, है ना। जो रोलत सत्याग्रह देखो जो लॉन्च किए थे, वही रोलत सत्याग्रह ही लॉन्च किए थे ना, सत्याग्रह सभा से। कब लॉन्च किए थे? 6 अप्रैल 1919 को। वहाँ जलियांवाला मासाकर जैसे हुआ, जिसकी वजह से पूरा भारत हिल गया। गांधी जी ने इस सत्याग्रह मूवमेंट को कहा कि हिमालयन ब्लंडर हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती हो गया, बेचारे लोग, बहुत सारे लोग मारे गए, रिग्रेट, अंदर बहुत दुख की, समझे ना। गांधी जी डिक्लेयर एट आप देखो गांधी जी कैसे बोले, बताओ। वही गांधी जी जिसने बोर वार में ब्रिटिश को सपोर्ट किया, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में कंट्री सपोर्ट किया, वही देखो गांधी जी क्या बोले कि ये शैतान वाला रिजिम से कोऑपरेट करना असंभव है। शैतानिक रिजिम बोल दिए गांधी जी, बड़ी बात है। शैतान वर्ड बोला जा रहा है ब्रिटिश को, वो भी गांधी जी बोल रहे हैं। सोच रहे हो ना, क्योंकि गांधी जी हमेशा कोऑपरेट किए हैं ब्रिटिश से। रियलाइज द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश वॉज, अब तो आज़ादी मिलना हमारा मोरल अधिकार है। तो गांधी जी का भी एटीट्यूड चेंज होगा, मगर कोई बात नहीं है। पंजाबी को मारे हो तो पंजाबी बदला तो लेगा जरूर, पंजाबी छोड़ने वाला नहीं है किसी को। उधम सिंह देखो यहाँ पे। इतना ही नहीं बच्चे लोग, इंडिया का इंडियन जितने भी थे, चाहे वो काउंसिल में काम कर रहे हो, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सबका स्वर एक तरफ दिखा है। देखो तो जो शंकरन नायर देते हुए वो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, बस वही इंडियंस थे जो, है ना, जिन्होंने इस एक्ट को सपोर्ट किया था। ठीक है, रोलत एक्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं है। यही एक इंसान थे जिन्होंने एक्ट को सपोर्ट ही किया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये भी, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। कब? जब जलियांवाला मासाकर हुआ था तब। यानी कि शुरू का स्टैंड क्या था कि रोलत एक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है, वही वायसरॉय लाया होगा, तो ये कुछ बोल नहीं पाए। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, रोलत एक्ट आया सही आया। मगर ये आदमी भी अपने पद को छोड़ देता है जब पता चलता है कि इतना बड़ा जलियांवाला मासाकर एपिसोड हुआ है। बात समझे ना, प्रोटेस्ट के रूप में ये भी छोड़ देते, पद इस्तीफा दे देते हैं। और दूसरा देखो उधम सिंह, इन्हीं पे मूवी आया था, विकी कौशल खेले थे, प्ले किए थे, ठीक है, यही हम उस दिन बोलना चाह रहे थे। देखो उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम रख दिया, जब इनको बुलाया गया, समझे ना, जब इन पे कार्रवाई हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, तो इनको पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने नाम क्या बताया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। यानी कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, समझ गए ना, सब हैं, यानी कि सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। माइकल ओ डायर को इन्होंने, जो एलजी था ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, लंदन में जाकर मार दिया पकड़ के। जब इनके ऊपर ट्रायल हुआ कोर्ट में, तो वो बोले कि हम तो मारे, सही तो मारे हैं, जिन्होंने इतने लोग को मारे हैं। इन्होंने देखो बाद में बदला लिया है, बाद में बदला लिया, समझ रहे हो। जलियांवाला मासाकर 1919 में हुआ है ना, बाद में बदला लिया। हाँ, ये अलग बात है कि इनको ही कैपिटल पनिशमेंट दे दिएगा 1940 में। मैं ये अपना बदला कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ब्रिगेडियर जो डायर था, जनरल जो डायर है, उससे खतरनाक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्होंने आदेश पास किया ऊपर से, तो वो भी तो उतना ही दोषी है। मेन दोषी तो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि उस समय पंजाब को रूल कर रहा था। पंजाब में कमिश्नर था, स्टूडेंट कमिश्नर बताए थे ना, हाँ, कमिश्नर था, कमिश्नर ही था वो। तो इसलिए समझ पा रहे हो ना, इसलिए स्टूडेंट इन्होंने नहीं छोड़ा माइकल ओ डायर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं छोड़ा, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर 1919 में था, उसको लंदन में जाकर मारे हैं ये। इसकी वजह से इनको कैपिटल पनिशमेंट भी हुआ है। कंप्लीटेड।